हेलो गाइस, माय नेम इज़ गणेश एंड यू आर वाचिंग करफ्लेक्स। सो आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि कोई भी मिडिल क्लास स्टूडेंट वो या फिर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, क्या वो यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में पढ़ सकता है। कितने कितने उसको कॉस्ट लगेगा, चाहे वो कोचिंग का हो, कोई एग्ज़ाम देना हो, वीज़ा हो और तमाम तरीके के एप्लीकेशन प्रोसेस, और खासकर जो इम्पोर्टेंट चंक जहाँ पे लगता है हमारा कॉस्ट का, वो ट्यूशन फीस होता है और लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। क्या ये मिडिल क्लास स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना कॉस्ट टोटल लगता है। ये अप्रॉक्स कॉस्ट होंगे, इस पर आप रिलाय मत कीजिए, आप अपने रिसर्च जरूर कीजिए। पर मैं आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद, 3-4 दिन का रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉस्ट काफ़ी अप्रॉक्स है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स वो जाते हैं, दे प्रिफर दीज कंट्रीज बिकॉज यहाँ के जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी पसंद किया जाता है। बट ये भी एक डार्क ट्रुथ है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी एक उनको एज अ कस्टमर ट्रीट करती है, एज अ बिजनेस ट्रीट करती है। बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं एज अ लोकल स्टूडेंट जो वहाँ के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए में कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को कम से कम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मोर चार्ज करेगी एज अ लोकल स्टूडेंट, राइट। सो इसके वजह से जो हमारे जो कॉस्ट होता है, ट्यूशन फीस और तमाम तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली देखेंगे कि क्या कॉस्ट होते हैं, क्या क्या हर्डल फेस करने पड़ते हैं एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को इन दीज कंट्रीज। सो मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है जो आप अभी देखेंगे। उसमें मैंने जितने भी एक्सपेंसेस है वो, और उसके अप्रॉक्स कितने डॉलर में लगेंगे, ये सारे डॉलर और या फिर ये पाउंड में लगेंगे वो नेटिव करेंसी में, और कुछ मैंने कन्वर्ट किए इंडियन करेंसी जैसे रुपए में, ठीक है। तो देखेंगे कि कितने कॉस्ट लगते हैं और बाकी तमाम तरीके के एक्सपेंसेस। इसमें मैंने कोचिंग से लेके एग्जाम, एप्लीकेशन फीस, वीज़ा, फ्लाइट फेयर, ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस और उस तरीके का एक्सपेंस मेडिकल से रिलेटेड, और अदर जैसे कि आपको मान लो पार्ट टाइम जॉब मिल गया तो इस पर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो उसको मैंने माइनस में करके वो लिखा, और टोटल अप्रॉक्स कितना एक्सपेंस आएगा टू स्टडी इन दिस कंट्री, राइट। सो हम लेट्स गेट इनटू टेबल। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्री है वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मैंने यूएसए फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों लिया है पहले, क्योंकि जो यूएसए है उसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हैं, उसके बाद कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड। तो मैंने प्रीफर जो किया है वो फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द स्टूडेंट, दे प्रीफर दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोचिंग मतलब कोई भी कंसल्टेंसी आप हायर करते हैं फॉर योर एडमिशन प्रोसेस टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन और कॉलेज सिलेक्शन, बिकॉज उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है कॉलेज सिलेक्शन में। या फिर आप मेरे को कॉल करते हैं तो उस तरीके का जो एक्सपेंसेस है वो बता रखे हैं। तो कोचिंग जितने भी है 40K, 20K, 20 एंड 20K, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पे लिखे हैं सारे इंडियन रुपीज़ में। तो 40,000 मान लीजिए आपको लगेगा अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं। एंड फॉर कोचिंग इन इफ़ यू वांट टू गो इन कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उनकी कोचिंग तो नॉर्मली कोचिंग आईएलसी होती है। आईएलसी प्रिपरेशन के लिए 20,000 वो लेते हैं, चार्ज करते हैं, राइट। और उसके अलावा उनके अदर एक्सपेंस हो सकते हैं कि वो एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, कॉलेज सिलेक्शन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग, ऑल द एक्सपेंसेस उनके अलग कुछ हो सकते हैं। पर नॉर्मली इतने ही होते हैं लोगों के, मैक्सिमम इतने ही होंगे 40 एंड 20K इन इंडियन रुपीज़। और एग्ज़ाम्स कौन से आपको लगते हैं,
फॉर दीज कंट्री। तो एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट यही एग्ज़ाम है, GRE प्लस IELTS। 90% of the aspirants who are going for their master in USA have to prepare their GRE exam। GRE एग्ज़ाम क्वांटिटी और वर्बल सेक्शन होता है, एक एनालिटिकल राइटिंग होता है। इस मैंने GRE में एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो GRE का भी कॉस्ट होगा, उसके टेस्ट का जो फीस होता है वो $180 होता है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, 180 और $200 के आसपास होता है। तो कम से कम 14-15 हज़ार होगा। एंड IELTS विल बी ऑल्सो 13 to 15,000, इसके बीच में ही होगा। तो ये कम से कम 30,000 या 35,000 के अप्रॉक्स जाएगा आपका GRE एंड प्लस IELTS। For there is only one exam for Canada, UK, Australia and New Zealand, that is there's IELTS only. Try to score IELTS in minimum 7 in all the section। मैंने IELTS और TOEFL पे एक कंपैरिजन वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप चेकआउट कीजिए। I prefer to give IELTS rather than TOEFL, so उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम फीस होती है 2 तरीके के, पहले खर्चे हो गए बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन, राइट। आप फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करने में आपको जो खर्चे आएंगे वो कम से कम $50 to $200 आ सकता है किसी भी एप्लीकेशन में, अगर आप US से पढ़ना चाहते हैं। $50 मिनिमम मैंने देखा है, कई यूनिवर्सिटीज़ $25 $20 उनका एप्लीकेशन फीस होता है। पर जैसे आप हार्वर्ड जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड जा रहे हैं, MIT जा रहे हैं, तो या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA जा रहे हैं, तो आपको कम से कम $200 के आसपास आपका एप्लीकेशन फीस होगा, बिकॉज दे आर वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड दे आर चार्जिंग मोर फॉर देयर एप्लीकेशन फीस, राइट। और बाकी जो कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे आर चार्जिंग देयर $50 to $80 कैनेडियन डॉलर है, these in Canadian dollars, and UK for £50 to £150 or Great Britain pound, and the Australian dollar for 50 and 152 for Australian University, and New Zealand $50 to $100 New Zealandian dollar। So their native currency में please do convert in उनका जो चल रहा है एक्सचेंज रेट इंटरनेशनली, उसमें आपको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितने आपको एक्सपेंस आएंगे। तो यहाँ तक मोटा कम से कम आपका 1 लाख रुपए तो खर्च हो चुका होगा, 80 to 90,000 आपका खर्च हो चुका होगा अगर आप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, राइट। क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में तो ऑफकोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अप्लाई करेंगे तो गेटिंग चांस इनटू दैट यूनिवर्सिटी में बी लिटिल डिफिकल्ट। You apply to 3 to 4 for me, I recommend you to at least apply to 6 or 5 university, so it's better chance to get into the one of the universities, right। तो उसका आपको कम से कम 90 से 1 लाख के आराम यहाँ तक खर्च आ चुका है आपका, your exam, your consultant fees, your application fees with all the 5 or 6 university or then the next cost will be your visa fees, your study permit जो आपको वीज़ा स्टैम्प करके आप जाएंगे। मान लीजिए आप एम्बेसी में आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके फॉर US, फॉर कैनेडियन, UK और ऑस्ट्रेलिया, तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उस एम्बेसी फीस उसको बोलते हैं, और वीज़ा फीस। उसके जो कॉस्ट है 160 फॉर US and 150 for Canadian dollar, and 150 for 150 pound for UK, and ऑस्ट्रेलिया का 120 पाउंड है, एंड न्यूजीलैंड का 270 पाउंड है। सो ये इनके कॉस्ट है। प्लीज डू कन्वर्ट दीज डॉलर और पाउंड इन इंडियन रुपीज, सो आपको उसको अच्छे कन्वर्जन मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए 14,000 लिख दूँ और बाद में पता चला कि 14,000 करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से 15 हो गया है, 13 हो गया, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये मोटा इतने ही रुपीस लगेंगे, आपको 10-15 रुपये आपको ऊपर नीचे मान कर चलना पड़ेगा, ठीक है। देन फ्लाइट फेयर ये मैंने इंडियन रुपीज़ में लिखा है, क्योंकि आप यहाँ पे जो पे करेंगे वो सारा आपका इंडियन रुपीज़ में ही होगा, क्योंकि यहाँ से आप बुक करेंगे एयर इंडिया का या फिर जो भी XYZ फ्लाइट का बुक करेंगे, तो उसका कॉस्ट इतना ही लगेगा। फॉर USA मिनिमम जो किराया होता है वो 70,000 होता है, या सिर्फ 55 के आसपास होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 लिया है, क्योंकि एवरेज होता है, और मैक्सिमम आप किसी मान लीजिए फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं
तो 100 या 1 लाख के आसपास लगेगा आपको फ्लाइट। यहीं पे कनाडा का है 60 to 100K, एंड फॉर यूके 60 to 90K मीन्स 90,000, राइट। देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड का जो 60 to 80,000 के आसपास जाएगा फ्लाइट फेयर। सो फ्लाइट फेयर, आई थिंक फ्लाइट फेयर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 50 होगा, कभी 60 होगा, कभी 70 होगा। जब मान लीजिए आपको जिस दिन वीज़ा लगा, ट्राई टू बुक योर फ्लाइट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे उतनी फ्लाइट का जो कॉस्ट का इंक्रीज होगा, राइट। सो नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा ही चंक लेता है आपकी सेविंग का, एंड लिविंग एक्सपेंसेस, दीज कॉस्ट take your a lot of money, and the tuition fees here I'm talking about will be 2 years, and for the same the living expenses also for 2 years. Living expenses और tuition fees यहाँ पे बात करेंगे तो for example जैसे कि USA का 40 to 50 लाख आपका tuition fees लगेगा for the 2 years for your MS in computer science, और किसी भी आप डिग्री पे काम करें तो 40-50 लाख लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, उसके ट्यूशन फीस क्या है। अगर आपके पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मे बी आपका 30 to 35 में हो जाए या फिर 40 में हो जाए। अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो कम से कम आपका 50 भी जा सकता है, इवन 60 भी जा सकता है, 60 लाख, राइट। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं, ट्राई टू टेक और ट्राई टू ग्रैब दोज स्कॉलरशिप। आपका कम से कम 5-6 लाख कम हो जाएगा, क्योंकि 5-6 लाख भी कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपका कोई नहीं है, आपको अपने आप ही रहना है, ठीक है ना, तो ट्राई टू टेक दोज अपॉर्चुनिटी वेरी सीरियसली। कनाडा का जो जो ट्यूशन फीस है वो 20 to 24 लाख जाएगा। फॉर द कॉलेजेस इट इज़ लिटिल बिट लोअर, एंड फॉर द योर universities like Carleton universities and other universities, they are charging more for your master. For the colleges you are not doing master, you are doing a postgraduate diploma, so जो उनके जो cost होगा उससे कम होगा डिप्लोमा का, and for the master the charge will be higher, right? And the next will be UK का जो courses होते हैं मास्टर के approximately 1 year का होते हैं। मेजरली 1 ईयर के भी होते हैं, 2 ईयर के भी होते हैं, पर काफ़ी लोग 1 ईयर के करते हैं तो उनका कॉस्ट कम रहता है। जो 2 साल के करेंगे उनका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो इसका भी कॉस्ट रहता है, अगर आप 1 साल का कर रहे हैं तो 10 लाख से 13 या 15 लाख होगा। अगर 2 साल के कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 to 26 और इवन 30 लाख तक चले जाता है। एंड फॉर द ऑस्ट्रेलिया द सेम विल बी 20 to 25 lakh, and for the New Zealand it will be around 28 to 37 lakh. न्यूजीलैंड में भी डिप्लोमा होता है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसका कॉस्ट कम रहेगा। अगर आपका नॉर्मली मास्टर डिग्री है तो देन देयर विल बी मोर कॉस्ट, राइट। 28 37 लाख। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, देयर आर नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप जो आपको लोकल वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ देगी या फिर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप। ट्राई टू अप्लाई दोज स्कॉलरशिप, भले मिले या ना मिले वो आपका लक पर डिपेंड करता है, पर आप उस स्कॉलरशिप के चांस को आप मत जाने दीजिए, बिकॉज एवरी पेनी काउंट व्हेन यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, राइट। एंड द लिविंग एक्सपेंसेस इन दीज कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए, दे आर हायर साइड because the cities like New York, Boston, they are very expensive city. There are a lot of students studying there, and the rent gradually increases because of the demand. And here like Dallas or Denver, they are very budget side. You will find very affordable rent there. So expenses ये रहेगा living expenses. Living expenses means your rent plus your transportation, you're using public transportation, your rent, transportation, Wi-Fi facility if you're using Wi-Fi subscription, and all the other little bit expenses like grocery and other miscellaneous expenses. It's all included in your living expenses. And for the Canada it will be around 10 to 15 lakh, and for the UK 12 to 18, Australian 10 to 15 lakh,
and New Zealand 18 lakh, approximately 18 lakh. So this is not per year, this is for the two years. And for the minimum, there is no minimum of anything. There is no like maximum of anything. It's depend on your lifestyle and depend on your luck, because sometimes you find good accommodation with the lower price, you will take it, right? If you find higher, if you are in a very rush and you want accommodation, you will take irrespective of it's expensive or cheap, right? And it's depend on your lifestyle. You are living a good lifestyle, like for example lavish lifestyle. For example, you are eating outside every month, and you are taking Uber rides or all the luxurious thing, then gradually your expenses will be increase exponentially. If you are a budget guy like me, then your expenses will be decreased, or your expenses will be on lower side, right? And for the medical expenses, it is very important to look how the medical expenses are in all the countries, right? Because the medical expenses is very important if you are planning to stay in these countries, because they have their medical insurance. You don't know what are the hospital charges, you don't know what pharmaceutical your medicine or your any other prescription or antibiotics will be charged. So the medical expenses is very important if you are planning to stay in any other place, okay, right? So for example, medical expenses for your US University, अगर आपको मान लीजिए एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, उसके बाद आपको I-20 मिलेगा. इफ यू अप्लाई फॉर I-20, you get I-20 after showing your like I have enough budget for staying in USA. तो वहाँ पे एक मेंशन किया होगा मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है. तो मेडिकल इंश्योरेंस उनका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ. तो डायरेक्टली अगर आप कभी बीमार होते हैं या पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग. सो उसका कम से कम $2,000 होता है, आपको ये देना ही पड़ता है हर स्टूडेंट को. इट इज़ नॉट नेगोशिएबल. इट्स आपको $2,000 हमेशा पर ईयर. इट्स ईयरली. द मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस ईयरली, राइट? एंड फ्रॉम द कैनेडा इट्स ऑल्सो $300 to $1,000. इट इज़ इंश्योरेंस money you have to give per yearly, right? It's important because if you fall sick or any other medical emergency will happen, you have to the medical insurance company will take care of it. अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे अपने मेडिकल को, मतलब आपके एक्सपेंस को उठाने के लिए. और इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन USA. एंड अगर आपको बुखार हो जाए किसी भी तरीके का, आपको मेडिकल इमरजेंसी होना चाहिए. फॉर द UK देयर इज NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस. वहाँ पे भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया में $500 होता है. एंड न्यूजीलैंड में भी इंश्योरेंस होता है, पर वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी वो लो है, आपको अफोर्डेबल है आपका, ठीक है? तो अगर आप इंश्योरेंस करें तो न्यूजीलैंड में वो भी मैं करूँगा, क्योंकि इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो आप उस लोन का इंश्योरेंस जरूर रखें, ठीक है? Then the other thing is it is very important to look these lines, right? Here I have explained why I've taken minus sign before all these expenses. This is minus sign because in this country you will not sit. You have to do part time. आपको part time करना पड़ेगा अपने expense उठाने के लिए. तो पार्ट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी फास्ट फूड चेन है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, टोल पे काम कर सकते हैं, पार्किंग में काम कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, ऊबर में काम कर सकते हैं. तो उस काम करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे. तो मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज कर रखा है, क्योंकि ये जितने भी आपके ऊपर एक्सपेंसेस हैं इसको आप बियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8, 6, 8 एंड दीज आर द इन अ लैख. दिस इज इन पर ईयर. तो आप कम से कम एक साल में 8 लाख कमा सकते हैं, तो 2 साल में आपका 16 लाख हो जाएगा. देन यू सब्ट्रैक्ट दोज ऑल द एक्सपेंसेस अबव फ्रॉम दिस योर पार्ट टाइम जॉब अर्निंग एंड यू विल गेट
the total money. The total money, if you are staying in USA, the total cost will be 60 to 70 lakh. Yes, it is very expensive to study in USA. It's very, very expensive. If you can't find a scholarship, it's very expensive. And people who are studying in USA take loan from any other bank. And for the Canada, there will be approximately 20 to 25 lakh total cost for the 2 years. And UK, it is in the same range. And for the Australia, it will be of higher side for 24 to 29 lakh. And for the New Zealand, it will be approximately 25 to 20 lakh for the both the years. So these are all the expenses you should consider before studying. If you are in middle class, before going to in this country, आपको अगर लोन में प्रॉब्लम आती है, लाइक फॉर एग्जांपल काफ़ी अगर मिडिल क्लास है तो आपको लोन में पक्का प्रॉब्लम आएगी. बिकॉज मेनी कंट्री, हम जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है, उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़. लाइक उनके पास 60 टू 70 लाख का लोन रखने के लिए, कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी. तो इसके लिए आप अनसिक्योर लोन ले सकते हैं. अगर आप अनसिक्योर लोन ले रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इंश्योरेंस जरूर करावें इस लोन का. क्योंकि वो अगर आप बाई चांस, कुछ भी हो सकता है, अगर बाई चांस आप नहीं रहे तो वो आपके पेरेंट्स पे जाएगा 60 टू 70 लाख. तो आपके पेरेंट्स ऑफकोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़, वो तो सालों ज़िंदगी भर वो आपको लोन देना पड़ेगा. तो उसका प्लीज़ इंश्योरेंस कराइए लोन का, क्योंकि आप यूएसए में रहेंगे तो आप यू कैन अफोर्ड दोज टाइप ऑफ लोन, राइट. सो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर एप्लीकेशन इन यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड and other countries like Italy, Norway, Germany and other countries for in European Union, please comment down below. आपको किसी भी तरह का डाउट है for in a study abroad, please you can email me and please do subscribe my YouTube channel, hit a thumbs up button. and इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून इन माय चैनल एंड थैंक यू. बाय बाय.